Hello class. Now class, we are done with 4 lectures of optics. First session में बात किया था about the fundamentals of the chapter. Second was about the application. कौन सा application हो गया? Apparent depth, real depth. Then we are done with refraction through a rectangular glass slab. फिर हमने बात किया था about total internal reflection. Total internal reflection is an important concept है, इसको अच्छे से याद रखना. हमने कंडीशंस का बात किया था. टी में क्या होगा कि लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड सेकेंड इज कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. फिर हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि टी जो होगा, ये जो फिनोमिना है, ये कैसे होता है. हमने क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 when a light is going from denser medium to rarer medium. This is called as critical angle. फॉर्मूला क्या था? IC was sin inverse of 1 by mu. फिर उसके बाद हमने कहा था कि IC जो है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे. सो फॉर एवरी डिफरेंट मीडियम इट विल बी डिफरेंट, और रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स. फिर क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है वेवलेंथ पे. क्रिटिकल एंगल विल ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और वो रिलेशन वगैरह हमने सब डिराइव किया था. फिर उसके बाद लास्ट हमने फिर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे, एंड वी कंप्लीटेड 4 लेक्चर्स. नाउ क्लास, टुडे वी स्टार्ट विद अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज प्रिज्म. अब क्लास जो फर्स्ट पार्ट में हुआ है दैट वाज अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन. जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह थे, टीआर के भी जितने भी एप्लीकेशन थे वो सब हो गए. तो वो फर्स्ट पार्ट था. अभी यही जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा ऑप्टिक्स में, उसका सेकेंड पार्ट है. मतलब ऐसा सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट ये सब हमने बोला है समझने के लिए. ऐसे कुछ आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं मिलने वाला है. सो आपको याद रखना, जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में किया दैट वाज रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसी में दूसरे कॉन्सेप्ट है और उसके एप्लीकेशंस. नाउ वी स्टार्ट विद अ न्यू पार्ट, अ न्यू कॉन्सेप्ट, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रिज्म. अब क्लास स्कूल टाइम पे भी आपने प्रिज्म के बारे में सुना है, आपने प्रिज्म देखा भी है, उसी के बारे में इन डिटेल बात करना है. सो क्लास, सबसे पहले इफ आई डिफाइन प्रिज्म, और अगर सिंपल सा एक डेफिनेशन लेता है तो क्या होगा कि प्रिज्म इट इज अ वेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट refracting medium having 5 planes, और ये 5 प्लेन में से 3 कैसे हो गए? रेक्टेंगुलर, एंड 2 विल बी ट्रायंगुलर. यस और नो? So prism, it is a wedge-shaped transparent refracting medium having 5 planes, 3 rectangular and 2 triangular. अभी क्लास अगर मैंने प्रिज्म को यहाँ पे ड्रॉ किया तो कैसा होगा? ऐसा कुछ आपने देखा है ना कि ये एक ट्रायंगुलर प्लेन होगा ऐसा, और यहाँ पे और एक ट्रायंगुलर प्लेन होगा ऐसा. लाइक दिस. सो अगर मैं इसको ये लाइन से ज्वाइन कर दूं ऐसा, सो इट बिकम्स अ प्रिज्म. तो ऐसा एक प्रिज्म होता है, ये आपने देखा हुआ है लैब वगैरह में, स्कूल टाइम पे भी है. सो क्लास, अभी अगर ये प्रिज्म में मैंने डिफरेंट सेक्शन को नेमिंग दिया, सो क्लास ये जो आप रेक्टेंगुलर प्लेन देख रहे हो जिस पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये प्रिज्म खड़ा है, दिस इज कॉल्ड एज बेस. ये जो है रेक्टेंगुलर प्लेन जो नीचे है उसका बेस हुआ ना, सो दिस इज द बेस. क्लास, ये जो इंक्लाइन सरफेस देख रहे हो आप, ऐसा जो घर जैसा बन रहा है इंक्लाइन सरफेस, इसको हम क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सो अगर मैं उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह रहा हूँ, सो आपको ये समझना चाहिए
कि हम ये प्रिज्म में रिफ्रैक्शन करेंगे। ये चैप्टर में चल क्या रहा है, रिफ्रैक्शन ना, सो बड़ा ऑब्वियस, कॉन्सेप्ट अलग अलग ले रहे हैं बट उसका जो कंक्लूजन आने वाला है उसके अंदर जो हम करने वाले कोई भी प्रोसेस वो सेम है, दैट इज रिफ्रैक्शन। सो अगर मैं ये सरफेस को, ये इंक्लाइन सरफेस को, ये इंक्लाइन सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह रहा हूँ, मतलब मुझे समझना चाहिए या तो आपको भी ये समझना चाहिए कि ये जो दो इंक्लाइन सरफेस है ये क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन। सो हम ये प्रिज्म में जो भी रिफ्रैक्शन करेंगे वो ये इंक्लाइन सरफेस की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट इज क्लास द लाइन जॉइनिंग द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एज। क्या कहेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एज। अब क्लास ये जो आपको ट्रायंगुलर सेक्शन दिख रहा है यहां पे आगे भी यहां पे पीछे भी, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सेक्शन, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सेक्शन। अब क्लास ये जो दो इंक्लाइन सरफेस है, ये इंक्लाइन सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। दिस टू इंक्लाइन सरफेस हैव सम एंगल बिटवीन देम। This particular angle is denoted by A and it is called as angle of prism. इसको हम क्या कहेंगे, angle of prism और refracting angle, refracting angle of prism. So class क्वेश्चन में कभी कभी हमको बोला होता है कि angle of prism इतना है, या तो ऐसा बोला होता है कि refracting angle इतना है। बट क्लास एक कॉमन मिस्टेक होता है जब भी आप क्वेश्चन में ऐसा रीड करते हो कि रिफ्रैक्टिंग एंगल एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है, सो आपके दिमाग में ऐसा आता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है। वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, वो आर नहीं है, वो क्या है, ए है। सो आपको क्वेश्चन में या तो ऐसा बोला होगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म इतना इतना है, या तो ऐसा कहा होगा कि रिफ्रैक्टिंग एंगल इतना इतना है, पर दोनों का मतलब सेम है। दे आर टॉकिंग अबाउट ए, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। सो क्लास ये उसके टर्म्स है और ये उसका डेफिनेशन है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं प्रिज्म को। अब क्लास बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। इसका जो एप्लीकेशन है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा फ्रॉम स्कूल। इसका जो एप्लीकेशन है, प्रिज्म को हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड अ फिनोमिना कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। याद आया कुछ, समथिंग कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो क्लास प्रिज्म के हेल्प से हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होगा और इसका क्या यूज वगैरह है। समझ में आ रहा है क्लास। सो क्लास स्टार्टिंग विथ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सबसे पहले मैं बात करता हूं अबाउट व्हाइट लाइट। we'll talk about white light। अब क्लास व्हाइट लाइट आपने देखा है, हम यूज भी करते हैं। ये जो बोर्ड पे भी लाइट आ रहा है वो कैसा है, व्हाइट लाइट। सन से जो लाइट आ रहा है वो कैसा है, व्हाइट लाइट। अब क्लास जब हम व्हाइट लाइट को स्टडी करते हैं, सो व्हाइट लाइट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ, या तो व्हाइट लाइट, और अगर इसको सिंपल कर दूं मैं, सो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। बट ऑब्वियस ना, वेव अलग होगा तो वेवलेंथ भी अलग होगा। सो क्लास अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ऐसा कहा जाता है कि व्हाइट लाइट जो होता है, अ व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ, अ व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेव्स। डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स मिलके कंबाइन होके एक व्हाइट लाइट बनाती है। और क्लास जब ये व्हाइट लाइट हमारे आई के रेटिना पे हिट करती है, when this white light is incident on our eye, और जाके रेटिना पे हिट करेगी तो हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देता है। और अगर वो मैं डिफरेंट कलर्स की बात करूं, मैंने क्या कहा कि जब व्हाइट लाइट जाके रेटिना पे हिट करती है
So we are able to see different colors. हमें सेंसेशन होता है, हमें सेंस ऑफ विजन मिलता है, और वो सेंस ऑफ विजन की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं. अब अगर मैं ये डिफरेंट कलर्स की बात करूं, सो ये डिफरेंट कलर्स में जो हमको कलर दिखाई देते हैं वो कैसे होता है? देयर आर 7 डिफरेंट कलर्स ना, इसको हम क्या कहते हैं? वेब ग्योर. ये आप सब ने सुना है कि जब भी वाइट लाइट रेटिना पे हिट करेगा सो हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे, और वो जो कलर का कॉम्बिनेशन, वो जो कलर का ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज वेब ग्योर, जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट अप टू रेड. यस और नो? सो क्लास, इससे एक पॉइंट देखो क्या समझ में आता है. हमने क्या कहा कि व्हाइट लाइट जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेव्स, जिसमें हर एक वेव का वेवलेंथ अलग अलग है, और जब ये व्हाइट लाइट ने रेटिना को हिट किया सो हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई दिए. सो क्लास, इफ आई कंपेयर एंड इफ आई थिंक ऑन इट, कैन आई से जो डिफरेंट कलर्स हमको दिखाई दे रहे हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से ना, क्योंकि जब व्हाइट लाइट हमारे रेटिना पे हिट कर रहा है सो हमें ये पता है ना कि वो व्हाइट लाइट के डिफरेंट वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ वो जाके हिट कर रहे हैं, और क्योंकि हर एक वेव का वेवलेंथ अलग अलग है सो हमें अलग अलग कलर दिखाई देता है. सो यहां से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है कि अगर मुझे कलर को डिफरेंशिएट करना है, अगर मुझे अलग अलग कलर को स्टडी करना है, तो उसका जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है, जिसके बेसिस में मैं डिफरेंट कलर्स को स्टडी कर सकता हूं, दैट इज वेवलेंथ. सो क्लास, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, दैट इज डिफरेंट कलर्स. जब मैं डिफरेंट कलर्स का बात करता हूं सो वो किसकी वजह से होता है? डिफरेंट वेवलेंथ. यस और नो क्लास? सो इट इज ड्यू टू डिफरेंट wavelength. So can I say color depends upon wavelength of light. समझ में आ रहा है क्लास? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कलर किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं ऐसा बोलूँ कि 2 अलग अलग सोर्स है, देयर आर 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. मैंने यहाँ पे एक बल्ब लिया है वो अलग है, यहाँ पे मैंने एक ट्यूबलाइट लिया है वो अलग है, बट दोनों में से जो वेव्स आ रहा है उनका वेवलेंथ सेम है. मैंने 2 अलग सोर्स लिए है पर दोनों में से जो वेव्स आ रहा है उनका वेवलेंथ सेम है, और जाके जब वो रेटिना पे हिट करेगा सो टेल मी, अगर दोनों वेव का वेवलेंथ सेम है सो कलर जो हमको दिखाई देगा, कलर जो हमको सेंस में आएगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? बट ऑब्वियस ना, इट विल बी सेम, क्योंकि मैंने क्या कहा कि बोथ द वेव्स हैव सेम वेवलेंथ. तो कलर जो है वो पूरी तरह से कौन डिसाइड करता है? वेवलेंथ. तो जब हम कह रहे हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ इन्वॉल्व है, डिफरेंट वेव्स इन्वॉल्व है इन अ वाइट लाइट, इसीलिए डिफरेंट कलर्स इन्वॉल्व है. इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? वेब ग्योर. बिकॉज ये जो 7 डिफरेंट कलर्स है इनके 7 डिफरेंट वेव्स है, और वो 7 डिफरेंट वेव्स के 7 डिफरेंट वेवलेंथ है. इसी की वजह से क्या बनता है? वेब ग्योर. समझ में आ रहा है क्लास? नाउ क्लास, जैसे हमने कहा कि व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, दैट इज वेब ग्योर. बट क्लास, ये एग्जैक्टली 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, ये पता कैसे चला? एज वी से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, तो ये हम लोग ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं कि 7 डिफरेंट कलर्स ही है, ये वेब ग्योर ही है, ये कैसे पता चलता है? सो क्लास, दिस वॉज प्रूव्ड बाय न्यूटन, बाय न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट. आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हो कि क्या था एक्सपेरिमेंट और कैसे पता चलता है, और फिर उसी के बाद हमको समझाएगा व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. अब क्लास, न्यूटन वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप के हेल्प से वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहा था, मतलब हेवनली बॉडीज को, स्टार वगैरह को, मून वगैरह को. अब क्लास, इफ आई टॉक अबाउट स्टार, इफ आई टॉक अबाउट मून, मैं कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी की बात करता हूँ, सो क्लास उससे जो आने वाला लाइट है वो तो बहुत ऑब्वियस है, कौन सा लाइट है? व्हाइट लाइट. यस और नो?
सन से भी जो लाइट आ रहा है, मून से भी जो लाइट आ रहा है, कोई भी स्टार से जो लाइट आ रहा है, वो कैसा लाइट है? इट इज़ अ वाइट लाइट। सो क्लास, अब टेलीस्कोप के हेल्प से न्यूटन जो सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी कर रहा है, जिससे आने वाला जो लाइट है वो कैसा है? वाइट लाइट। और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस भी किया था कि जब वाइट लाइट जाके हिट करेगा रेटिना पे, जब भी आई कैप्चर करेगा तो एक प्रोसेस होगा बैक ट्रैकिंग, हम उसको रीट्रेस करेगा अलॉन्ग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो इंटरसेक्ट करेगा और फिर क्या फॉर्म करेगा? इमेज। सो ये जो वाइट लाइट है उसका रेज हमारे आंखों में जाना चाहिए। बट क्लास, उसके लिए हमको ऐसा चाहिए कि इमेज मैग्नीफाइड हो, हमको ऐसा चाहिए कि इमेज शार्प हो, उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? टेलीस्कोप। सो विथ द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, थ्रू द टेलीस्कोप, हम वो सेलेस्टियल बॉडी को देखते हैं। अब क्लास देखो होगा क्या और हुआ क्या कि न्यूटन ने जब टेलीस्कोप से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का ट्राई किया जिससे वाइट लाइट आ रहा है, से एनी स्टार। सो क्लास, स्क्रीन पे जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज बना, सो कैन आई से क्लास, अगर मैं लॉजिकली सोचूं, सो एक वाइट लाइट का ऑब्जेक्ट है, सो मेरे हिसाब से जो इमेज आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? वो वाइट लाइट जैसा होना चाहिए, मतलब वाइट लाइट का इमेज बनना चाहिए ना, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज बनना चाहिए। बट क्लास हुआ क्या, ये स्क्रीन पे जो इमेज बना वो इमेज वैसा ही नहीं था जैसा ऑब्जेक्ट था। स्क्रीन पे जो इमेज बना वो इमेज में एक कलर्ड पैटर्न था, मतलब जो इमेज फॉर्म हुआ वो एक कलरफुल इमेज फॉर्म हुआ। सो क्लास, टेलीस्कोप के थ्रू जब वो न्यूटन देख रहा है तो हो क्या रहा है? वाइट लाइट से रेज इंसिडेंट हो रहा है टेलीस्कोप के लेंस पे, वो लेंस के थ्रू हमारी आंखों में जा रहा है और हमको स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रहा है। सो क्लास, लेंस पे जब वो वाइट लाइट इंसिडेंट हुआ और हमको उसका स्क्रीन पे वो इमेज दिखाई दिया, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ कि वो स्क्रीन पे जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट जैसा ही नहीं है, वो एक कलर्ड पैटर्न है। और वो जो कलर्ड पैटर्न है वो ये 7 डिफरेंट कलर से बना है, दैट इज विबग्योर। अब क्लास, न्यूटन को थोड़ा डाउट हुआ कैसा क्यों हो रहा है, तो पहले तो उसको लगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक है, देयर इज अ मिस्टेक इन द इंस्ट्रूमेंट, लेंस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने लेंस वगैरह को चेंज किया, लेंस वगैरह को बराबर से क्लीन किया और फिर वापस ऑब्जर्व किया। द ऑब्जर्वेशन वॉज सेम कि व्हेन द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विच इज गिविंग द वाइट लाइट इज सीन थ्रू द लेंस ऑफ द टेलीस्कोप एंड द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, द इमेज is not same as the object, the image is a colored pattern, और ये जो colored pattern is a combination of 7 different colors, that is विबग्योर। सो अब न्यूटन को ये समझ में आने लगा कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में अभी तक हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो अब न्यूटन ने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। अब क्लास, लेंस के वजह से जो कलर्ड पैटर्न स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा था वो इतना क्लियर नहीं था, सो न्यूटन को वो स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रहा था। सो इसीलिए न्यूटन ने अभी लेंस को हटा दिया। लेंस वॉज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। सो अभी उसने लेंस को हटा दिया, उसने सोचा कोई दूसरा रिफ्रैक्टिंग मीडियम लेता है, कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम लेता है। सो उसने लेंस को रिप्लेस किया प्रिज्म से, उसने अब प्रिज्म यूज किया। सो एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था, जो आपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा है कि यहाँ पे मान लो ये एक प्रिज्म है, अब ये प्रिज्म पे न्यूटन ने एक पर्टिकुलर वाइट लाइट इंसिडेंट किया। आपने स्कूल टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया भी है कि अब बीम ऑफ वाइट लाइट पूरा अंधेरा कर देते हो, फिर उसके बाद एक बीम आता है वाइट लाइट को प्रिज्म पे हिट करता है और फिर आपको एक रेनबो पैटर्न दिखाई देता है 7 डिफरेंट कलर्स का। वैसा ही कुछ, थोड़ा याद करो। सो अभी अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म पे मैंने एक वाइट लाइट इंसिडेंट किया है। सो होता क्या है कि ऑब्जर्वेशन क्या आया कि जब ये वाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है और प्रिज्म के थ्रू जाता है तो ये पर्टिकुलर स्क्रीन पे एक कलर्ड पैटर्न फॉर्म होता है, एंड दिस कलर्ड पैटर्न इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर। और जब प्रिज्म से ये ऑब्जर्व किया तो ये जो कलर्ड पैटर्न था ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था, और इसी को हमने क्या नाम दिया? दिस इज कॉल्ड एज पैटर्न ऑफ रेनबो ना, यस और नो? सो ये ऑब्जर्वेशन आया। सो यहाँ से न्यूटन को समझा, न्यूटन को क्या समझा कि जब भी एक वाइट लाइट को एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम पे इंसिडेंट करता है,
सो वो जो वाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के बाद वो स्क्रीन पे आके इंसिडेंट होगा और एक कलर्ड पैटर्न फॉर्म होगा जिसको हम कहते हैं विबग्योर। और ये फिनोमिना को उसे नाम दिया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या नाम दिया? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो क्लास, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज स्प्लिटिंग ऑफ white light into different constituent colors. This is called as dispersion of light. और वो जो different constituent color है वो क्या है? विबग्योर। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब क्लास, ये एक कन्फ्यूजन होता है, ये हमेशा सब लोग पूछते हैं कि ये जो डिस्पर्जन है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म यूज होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्पर्जन कैन बी डन बाय एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब भी वाइट लाइट को कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट करोगे, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम पे इंसिडेंट करोगे, तो वो डिस्पर्जन करेगा। बट फिर सर, हम प्रिज्म को ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्रिज्म एक ऐसा मीडियम है जो सबसे अच्छा डिस्पर्जन करता है। सबसे अच्छा डिस्पर्जन करता है मतलब क्या? मैंने कहा ना कि जब न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट को, ये जो भी फिनोमिना है उसको लेंस के थ्रू देखा, तो उसको जो स्क्रीन पे कलर्ड पैटर्न दिखाई दे रहा था वो इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। इट वॉज नॉट दैट गुड जिसको वो स्टडी कर पाए। बट जब प्रिज्म के हेल्प से वो पर्टिकुलर कलर्ड पैटर्न को देखा, वो पर्टिकुलर कलर्ड पैटर्न जो फॉर्म हुआ वो काफ़ी अच्छा बन रहा था और उसको स्टडी करना आसान था। सो उसको ये समझ में आया कि लेंस भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कर सकता है, वाइट लाइट, और प्रिज्म भी स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट कर सकता है। और भी अगर डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया तो वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट करेगा। बट अगर मैंने कंपेयर किया तो सबसे अच्छा डिस्पर्जन कौन करता है? प्रिज्म। मतलब सबसे अच्छा कलर्ड पैटर्न कौन बनाएगा? प्रिज्म। इसीलिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम हमेशा किसका हेल्प लेते हैं? प्रिज्म का। इसीलिए हमने ऐसा स्टेटमेंट बना दिया है कि प्रिज्म क्या करता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है क्लास? सो सिंपल सा अभी इतना जो भी बताया इसमें आपको याद यही रखना है कि जब भी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम पे, जब भी एक प्रिज्म पे वाइट लाइट इंसिडेंट होगा, इट विल स्प्लिट, दैट पर्टिकुलर वाइट लाइट विल स्प्लिट इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, डिफरेंट 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और क्लास, ये जो ग्रुप फॉर्म हो रहा है कलर का, ये जो बैंड फॉर्म हो रहा है कलर का, विबग्योर, इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या कहा जाएगा? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब क्या होगा? ग्रुप। समझ में आ रहा है? सो ग्रुप ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्लियर है? सो 7 डिफरेंट कलर्स, अ बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स बाय विच वाइट लाइट इज मेड इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सो आई होप क्लास, जो भी मैंने डेफिनेशन कहा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का, इट इज ऑल क्लियर विथ यू। सो क्लास, हमने डेफिनेशन क्या कहा डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, सो यू कैन नोट इट डाउन इन योर बुक। सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू different constituent colors is called dispersion of light। सिंपल सा फंड है, समझ में आ रहा है? और फिर हमने क्या कहा कि जब वाइट लाइट स्प्लिट करता है, इट विल स्प्लिट आउट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, जिसको हमने नाम दिया है विबग्योर। और ये जो विबग्योर है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम
ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम को मतलब होता है ग्रुप, यू कैन से बैंड ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? सो ये होगा वेबग्योर। समझ में आ रहा है? सो क्लास फिर से पूरा एक बार 2 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमने प्रिज्म को डिफाइन किया कि प्रिज्म क्या होगा, इट इज़ अ वेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो रिफ्रैक्शन कर सकता है, जिसके 5 सरफेस हो गए, 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर। नेक्स्ट इज, फिर हमने क्या कहा कि हम जो प्रिज्म को यूज़ करेंगे उससे हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट फिर हमने क्या कहा कि इफ आई टॉक अबाउट वाइट लाइट, किसके बारे में बात करता हूँ, अबाउट वाइट लाइट। सो हमने ये कहा कि जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेव्स। वाइट लाइट किससे बनता है, डिफरेंट वेव्स से बनता है, ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ। यस और नो क्लास? वो कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड है, तो अलग अलग वेव से मिलके एक वाइट लाइट बना है। तो ये जो भी वाइट लाइट आ रहा है इसमें कितने कलर है, 7 डिफरेंट कलर जो कंबाइंड है और मिलके क्या बना रहे हैं, वाइट लाइट। जो सन से वाइट लाइट आ रहा है वो अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन है, मिलके वो क्या बना रहा है, वाइट लाइट। यस और नो क्लास? और ये जो वाइट लाइट है इसमें हमने क्या कहा है कि अलग अलग कलर है। कितने कलर है, 7 डिफरेंट कलर्स, दैट इज वेबग्योर। ये हमको कैसे पता चलता है कि इसमें 7 डिफरेंट कलर्स है वेबग्योर? सो हमने क्या कहा कि जब ये वाइट लाइट हमारे आई में जाता है, हमारे रेटिना पे हिट करता है, सो हमें डिफरेंट कलर्स का सेंस ऑफ विजन मिलता है, सेंसेशन मिलता है। और फिर हमको समझ में क्या आया कि क्योंकि वाइट लाइट में डिफरेंट वेव्स है, डिफरेंट वेवलेंथ का, इसलिए हमको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है। सो जो डिफरेंट कलर्स है वो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से, मतलब वेवलेंथ जो है वो क्या डिसाइड करता है, कलर। मतलब कलर किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। सो 2 डिफरेंट सोर्सेस हैविंग सेम वेव्स, दैट इज सेम वेवलेंथ, या तो 2 डिफरेंट सोर्सेस एमिटिंग वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ विल हैव सेम कलर। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? फिर नेक्स्ट हमने क्या कहा कि सर कैसे पता चला कि वाइट लाइट में सिर्फ 7 डिफरेंट कलर्स ही है, वेबग्योर ही है। सो ये सब किसने बताया था, न्यूटन ने, बाय न्यूटन एक्सपेरिमेंट। ही वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप वेर ही वॉज स्टडिंग अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज विच एमिट वाइट लाइट। सो वाइट लाइट आके टेलीस्कोप के लेंस पे हिट करता है, फिर हमारे आई में जाता है, हम उसको रिट्रेस करते हैं टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या तो स्क्रीन पे उसका इमेज बनता है, टेलीस्कोप के स्क्रीन पे उसका इमेज बनता है, और स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो वैसा ही नहीं था जैसा ऑब्जेक्ट है, वो एक कलर्ड पैटर्न था। और वो कलर्ड पैटर्न कैसा था, 7 डिफरेंट कलर से बना हुआ। सो पहले न्यूटन को लगा कि कुछ मिस्टेक है, बट फिर उसने वापस उसको स्टडी किया, सेम मिला। फिर उसने और अच्छे से स्टडी करने के लिए प्रिज्म का यूज़ किया, और जब प्रिज्म पे वाइट लाइट को इंसिडेंट किया, सो ऑब्जर्वेशन क्या आया कि ऑन द स्क्रीन एक प्रिज्म रखा, यहाँ पे वाइट लाइट रखा, यहाँ पे स्क्रीन रखा। प्रिज्म के थ्रू जब वाइट लाइट पास हुआ, सो ऑन द स्क्रीन एक कलर्ड पैटर्न फॉर्म हुआ। जब ये वाइट लाइट आता है, प्रिज्म के थ्रू जाता है, प्रिज्म के थ्रू जाने के बाद जब स्क्रीन पे आता है तो वाइट लाइट नहीं दिखता है भाई, 7 डिफरेंट कलर्स दिखता है, दैट इज वेबग्योर। सो ये फिनोमिना को स्टडी करने के बाद ये फिनोमिना को नाम दिया गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, डिस्पर्जन सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म का काम नहीं है, वो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम कर सकता है, बट सबसे अच्छा कौन करता है, प्रिज्म। इसीलिए हम प्रिज्म को यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने ऐसा बोला कि प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्जन। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो? और जो वेबग्योर फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, बैंड ऑफ लाइट और ग्रुप ऑफ लाइट। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो? ओके। अब क्लास नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कॉज ऑफ डिस्पर्जन। वी टॉक अबाउट कॉज ऑफ डिस्पर्जन। बड़ा ऑब्वियस ना, दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, आया भी होगा शायद, कि वाइट लाइट जब प्रिज्म पे इंसिडेंट हुआ तो 7 डिफरेंट कलर्स में वो स्प्लिट हुआ, 7 डिफरेंट कलर्स फॉर्म हुए। तो सर ऐसा क्यों हुआ, वाई इज दिस टेकिंग प्लेस,
वाई इज दिस हैपनिंग, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब सवाल आता है ना। तो अभी हमको उसी का बात करना है कि वाई दिस इज हैपनिंग। सो क्लास, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्पर्जन किसकी वजह से हो रहा है, डिस्पर्जन किसकी वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है डिस्पर्जन, कौन करवाने में हेल्प कर रहा है। सो क्लास, डिस्पर्जन किसकी वजह से हो रहा है, इसमें हम हमेशा ये सोचते हैं कि डिस्पर्जन प्रिज्म की वजह से हो रहा है, डिस्पर्जन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू प्रिज्म। बट क्लास, ये बोलना रॉन्ग है। प्रिज्म के वजह से डिस्पर्जन नहीं होता है, डिस्पर्जन कोई और रीजन की वजह से होता है, इसके बारे में हमको बात करना है। प्रिज्म सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है, प्रिज्म सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं एक जरिया है जिसके थ्रू वो स्प्लिटिंग हो रहा है। सो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रिज्म इज जस्ट हेल्पिंग, प्रिज्म एक हेल्पिंग हैंड है जो हेल्प कर रहा है डिस्पर्जन होने के लिए। बट उसका जो रीजन है, डिस्पर्जन होने का जो रीजन है, डिस्पर्जन होने का जो कॉज है, वो अलग है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो, कॉज इज डिफरेंट। ऐसा कुछ दूसरा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये होने वाला है, जिसकी वजह से हो रहा है डिस्पर्जन। और प्रिज्म सिर्फ क्या कर रहा है, वो कॉज को, वो रीजन को सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड दे रहा है, सिर्फ हेल्प कर रहा है कि हाँ भाई, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ मीडियम, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ हेल्पिंग हैंड, यू कैन डू द डिस्पर्जन। यस और नो? तो अभी हमको वही समझना है इन डिटेल, व्हाट इज द कॉज, ये कैसे होता है, क्यों होता है। समझ में आ रहा है? सो क्लास, रिमेंबर द बेसिक, द मेन हाईलाइटेड स्टेटमेंट, cause of dispersion is due to different wavelength. Cause of dispersion is due to different wavelength of different waves. Is due to different wavelength of different waves. हमने पहले ही कहा है कि white light is a combination of different waves having different wavelength. तो ये जो white light में different waves है, different wavelength के, ये जो different wavelength है, different colors के, इसी के वजह से dispersion होता है. So what is cause of dispersion? It is due to different wavelength of different waves. So अभी समझना है कैसे, अंडरस्टैंड करना है इसको. अब क्लास एक यहाँ पे नोट आपको याद रखना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी के टर्म्स में आपको समझेगा ये. नाउ क्लास, व्हेन a white light travels थ्रू एयर. सो व्हाइट लाइट जब एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, सो क्लास हमको पता है ना, व्हाइट लाइट में भी 7 डिफरेंट कलर्स है और वो कंबाइंड है. सो व्हेन अ व्हाइट लाइट ट्रैवल्स थ्रू एयर, एवरी कलर, दैट इज एवरी वेव जिससे वो बना है, विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ. ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस यू नो, बट इसके आगे का पॉइंट समझो. विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ, बट इट विल हैव सेम स्पीड एंड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द कॉज, कि जब भी एक व्हाइट लाइट एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करता है, सो हमको पता है ये व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स है, 7 डिफरेंट वेव्स है, हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ. तो जब भी वो एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स का, 7 डिफरेंट वेव्स का वेवलेंथ तो अलग अलग ही होगा, वो तो बड़ा ऑब्वियस है. बट क्लास, हर एक कलर का, हर एक डिफरेंट वेव का इन एयर जो स्पीड होगा, इट विल बी सेम. स्पीड कैसा होगा? सेम. बट ऑब्वियस ना, जब व्हाइट लाइट एयर के थ्रू आ रहा है तो सातों के सात कलर एक साथ है एंड दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर ना. सो बट ऑब्वियस ना, स्पीड तो सेम ही होना चाहिए, अलग अलग थोड़ी ट्रैवल कर रहा है. सो अगर एक साथ ट्रैवल कर तो स्पीड कैसा होगा? सेम.
और क्लास वी नो ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन कैसा होता है, देयर इज अ रिलेशन ना. सो क्लास अगर मैं कहूँ ऐसा है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड का रिलेशन कैसा है, इनवर्स. बट इफ आई से ये कांस्टेंट है तो ये भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट. यस और नो. तो अगर स्पीड सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा होगा, सेम. सो एयर में सिर्फ वेवलेंथ अलग अलग है पर स्पीड कैसा है, सेम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम. और 7 डिफरेंट कलर्स. समझ में आ रहा है ये. सो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला है, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट वेव्स डिस्पर्शन होने वाला है. बट हमने क्या कहा, जब व्हाइट लाइट कंबाइंड होगा 7 डिफरेंट कलर्स का और जब वो एयर में ट्रैवल करेगा सबका वेवलेंथ अलग बट सबका स्पीड सेम, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम. अब क्लास जैसे ही मैं ये व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करूंगा कोई एक दूसरे पर्टिकुलर मीडियम पे, अभी तो वो एयर में ट्रैवल कर रहा है, मतलब मान लो सनलाइट आया तो सनलाइट जो आ रहा है उससे जो रेज आ रही है उससे जो लाइट आ रही है वो एयर के जो ट्रैवल करे तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा. अब मैंने क्या प्लेस कर दिया, प्रिज्म. मैंने क्या प्लेस कर दिया, लेंस. मैंने क्या प्लेस कर दिया, वाटर सरफेस. सो क्लास जैसे ही ये व्हाइट लाइट ये पर्टिकुलर मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट होगा और ये पर्टिकुलर मीडियम में वो एंटर करेगा तो कैन आई से वो अपना मीडियम चेंज करेगा ना. सो क्लास जब मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, हमको ये तो पता है कि वेवलेंथ अलग अलग है बट जैसे ही एयर को छोड़ के कोई दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो जितने भी 7 डिफरेंट कलर्स इन्वॉल्व है सबका वेवलेंथ तो अलग अलग है बट अब सबका स्पीड भी अलग अलग होगा और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हो जाएगा. सो क्लास मैंने क्या कहा कि इफ दिस पर्टिकुलर लाइट, यहां पे लिखता हूं अभी मैं फर्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया. अभी मैंने क्या कहा, व्हेन लाइट, अभी समझना है, व्हाइट लाइट एंटर्स a particular medium other than air, when white light enters a particular medium other than air, every color in the white light, every color will have डिफरेंट वेवलेंथ. ये तो पहले से चलते आ रहा है, एवरी कलर विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ. बट अब क्या होगा, हमने क्या कहा, एयर में सबका स्पीड सेम है एंड डिफरेंट स्पीड, इट विल हैव डिफरेंट स्पीड. और क्योंकि स्पीड अलग अलग होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा होगा, एंड डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ में आ रहा है क्लास. अब क्लास इसके आगे का जो पॉइंट है एकदम ध्यान से समझना. नाउ क्लास इफ आई टॉक अबाउट विबग्योर, अगर मैं विबग्योर का बात करता हूं या तो चलो इसको मैं कहता हूं स्पेक्ट्रम, और इस स्पेक्ट्रम को हम लोग स्प्लिट करते हैं ऐसा इन टर्म्स ऑफ विबग्योर, ऐसा कि दिस इज वायलेट, ये होगा इंडिगो, दिस इज ब्लू, दिस विल बी ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. अब क्लास अंडरस्टैंड करना, बोलो हमने क्या कहा है कि हर एक कलर का वेवलेंथ अलग अलग है. सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रेड कलर होगा, रेड कलर उसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ अगर बाकी सब कलर को कंपेयर किया ना, सो रेड कलर का वेवलेंथ होता है मैक्सिमम. अब अगर क्लास आपको याद होगा तो मैंने ये विबग्योर का आपको वेवलेंथ का रेंज बताया था इन द फर्स्ट लेक्चर. अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम. सो क्लास ये उसका रेंज है, एक पर्टिकुलर अप्रॉक्सीमेट रेंज है. सो क्लास मैंने क्या कहा है कि ये पर्टिकुलर रेंज में हर एक कलर का वेवलेंथ आ जाता है. सो क्लास इफ आई से 8000 उसका अपर लिमिट है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा ना. सो क्लास टेल मी रेड का वेवलेंथ कितना होगा, 8000 एंगस्ट्रॉम. सो मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, रेड का. और क्लास अभी अगर मैं बात किया मिनिमम वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, तो ऑर्डर ऐसा है ना, सीक्वेंस ऐसा है ना. सो अगर रेड का मैक्सिमम है,
सो वेवलेंथ का कैसा, ये जो वायलेट कलर होगा उसका वेवलेंथ कैसा होगा, मिनिमम. सो क्लास यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वायलेट कलर होता है उसका वेवलेंथ मिनिमम होता है, जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, और सीक्वेंस हमेशा यही होता है विबग्योर. सो क्लास कैन आई से, जैसे जैसे मैं वायलेट से रेड जाऊंगा wavelength will increase, wavelength will increase. So maximum किसका है, रेड का, मिनिमम किसका है, वायलेट का. बढ़ता कहाँ से कहाँ है, वायलेट टू रेड. क्लियर है ये? बोलो, अगर ये जो लाइट है, ये जो विबग्योर है, व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ विबग्योर एयर में ट्रैवल करेगा, सो हर एक कलर का स्पीड कैसा होगा, सेम. तो इसका स्पीड सेम, इसका स्पीड सेम, इसका स्पीड सेम, सबका स्पीड सेम. हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, सेम. सो हर एक कलर का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा है, सेम. बट क्लास अब अगर ये व्हाइट लाइट एंटर करता है एक पर्टिकुलर मीडियम में, और हमने कौन सा मीडियम लिया है, कैन आई से वी हैव टेकन प्रिज्म ना, और प्रिज्म किससे बना है, ग्लास से. सो ग्लास के मीडियम में एंटर कर रहा है, प्रिज्म के मीडियम में एंटर कर रहा है, तो हमने क्या कहा है, अंडरस्टैंड करना अभी. सो इफ आई से वंस अगेन, कि मैं ऐसा प्रिज्म कंसीडर कर रहा हूं यहां पे, लाइक दिस. सो मैंने क्या कहा है कि व्हाइट लाइट ट्रैवल कर रहा है ऐसा इन एयर. सो अभी ये जो व्हाइट लाइट है ये एयर में है, तो ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो करेगा. इसमें जितने भी 7 डिफरेंट कलर्स हैं मिलके, उनका वेवलेंथ अलग अलग है, स्पीड सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. बट अब वो यहाँ पे ये मीडियम में एंटर कर रहा है. सो हमने क्या कहा है कि अदर देन एयर, जब भी व्हाइट लाइट एंटर करेगा इन अ पर्टिकुलर मीडियम, सो हर एक कलर का वेवलेंथ तो अलग अलग है ही. अब हर एक कलर का स्पीड भी अलग अलग होगा. सो अभी हर एक कलर का इन अ पर्टिकुलर मीडियम स्पीड इज डिफरेंट. स्पीड कैसा है, डिफरेंट है. समझ में आ रहा है क्लास? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आप क्लास टेल मी. अभी मैंने क्या कहा, इन अ पर्टिकुलर मीडियम हर एक कलर का स्पीड अलग अलग होता है. सो क्लास अभी अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्पीड को, तो आपको रिलेशन पता है, हमने लिखा था v इज इक्वल टू एन लैम्डा. सो v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. आपको याद होना चाहिए ये. सो नाउ इफ आई से कि वायलेट के लिए लैम्डा मिनिमम है, तो स्पीड भी कैसा होगा, मिनिमम. यस और नो? और इसका स्पीड मिनिमम है तो इसका स्पीड कैसा होगा, मैक्सिमम. सो टेल मी क्लास, यहां पे स्पीड भी एक पर्टिकुलर मीडियम में कैसे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, फ्रॉम वायलेट टू रेड. वायलेट का मिनिमम, रेड का मैक्सिमम. पर ये एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, अदर देन एयर. एयर में सबका स्पीड कैसा रहेगा, सेम. दिमाग में बिठा लो भाई, क्लियर है ये? नाउ क्लास, क्योंकि सबका स्पीड अलग अलग है इन अ पर्टिकुलर मीडियम, कैन आई से सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा. क्योंकि यहाँ पे रिलेशन लिखा था ना मैंने, बोलो रिलेशन क्या है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. यस और नो? तो अभी सबका स्पीड अलग अलग है इन अ पर्टिकुलर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा होगा, अलग अलग. और बोलो रिलेशन कैसा है, इनवर्स. इफ द रिलेशन इज इनवर्स, टेल मी, अगर इसका स्पीड मिनिमम है वायलेट कलर का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, इट विल बी मैक्सिमम. कैसा होगा, मैक्सिमम. और अगर वायलेट, ये रेड कलर का स्पीड जो है वो मैक्सिमम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, मिनिमम. वी आर फॉलोइंग द इनवर्स रिलेशन. सो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा. सो टेल मी, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इट विल बी फ्रॉम रेड टू वायलेट. ऐसा, लाइक दिस. अब क्लास आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको समझेगा कि डिस्पर्शन क्यों होता है.
अब क्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हमने फंडामेंटल्स में किया था ये, इसे मैंने बोला था कि फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाउ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एबिलिटी ना, वो क्या डिसाइड करता है? एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम ना टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट. सो कैन आई से क्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा डेविएशन उतना ज्यादा होगा ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा डेविएशन उतना कम होगा. मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर द डेविएशन, लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस द डेविएशन. सिंपल सा रिलेशन है. सो क्लास टेल मी, अभी अगर मैं ये 7 डिफरेंट कलर्स को कंपेयर करता हूँ, सो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है कि सेम है? इट इज डिफरेंट. सो सब कलर का डेविएशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? बट ऑब्वियस ना, इन अ पर्टिकुलर मीडियम वेयर लाइट 7 डिफरेंट कलर्स विल हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दैट डेविएशन विल ऑल्सो बी डिफरेंट. सो क्लास अगर मैं अभी यहाँ पे डेविएशन को कंपेयर करूँ, सो कैन आई से अगर वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है इन अ पर्टिकुलर मीडियम, तो इसका डेविएशन भी कैसा होगा? मैक्सिमम. यस और नो? और अगर रेड का डेविएशन, अगर रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, तो इसका एबिलिटी टू डेविएट भी कैसा होगा? मिनिमम इन अ पर्टिकुलर मीडियम. तो इसका डेविएशन कैसा होगा? मिनिमम. समझ में आ रहा है क्या? सो क्लास इफ आई कंपेयर, टेल मी डेविएशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा? इट विल बी फ्रॉम रेड टू वायलेट, ऐसा. सो क्लास अभी ये प्रॉपर्टी को ही कंपेयर करके यहाँ पे हमको डिस्पर्जन का डायग्राम बनाना और डिस्पर्जन करवाना है. सो क्लास मान लो ये प्रिज्म है, ये वाइट लाइट हिट हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक स्क्रीन है ऐसा. अब प्रॉपरली देखते हैं कैसे होगा. सो क्लास अभी ये वाइट लाइट एयर में आ रहा है. सो बोलो, अभी तो याद होना चाहिए सबका वेवलेंथ अलग अलग, सबका स्पीड सेम, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, और सातों के सातों कलर एक साथ है, साथ में आ रहा है वाइट लाइट बन के. अब क्या होगा? जैसे ही ये प्रिज्म के पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे वो हिट करेगा, फर्स्ट सरफेस है सेकंड सरफेस, पहले सरफेस पे वो हिट करेगा, तो कैन आई से वो एक दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है अदर देन एयर. और जैसे ही वो अदर देन एयर कोई भी दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, सबका वेवलेंथ अलग, वेलोसिटी दैट स्पीड अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन कैसा होगा? अलग. अब क्लास ये वाले पॉइंट को कंपेयर करो. अब जैसे ही वो ये मीडियम में एंटर करता है, हर एक कलर का डेविएशन अलग अलग होना चाहिए. एवरी कलर वांट्स टू हैव डिफरेंट डेविएशन. ये ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए. एवरी कलर वांट्स टू हैव डिफरेंट डेविएशन. सो क्लास अभी सोचो ना, मैं सिर्फ 2 पर्टिकुलर कलर को कंपेयर करता हूँ. मान लो आई एम कंपेयरिंग द 2 एक्सट्रीम कलर्स, दैट इज वायलेट एंड रेड. बोलो अब जैसे ही ये वाइट अंडर एंटर किया, तो हर एक कलर को अलग अलग डेविएशन चाहिए ना. एवरी कलर वांट्स अ डिफरेंट डेविएशन. वायलेट को कैसा डेविएशन चाहिए? मैक्सिमम. रेड को कैसा डेविएशन चाहिए? मिनिमम. सो अभी इन लोगों ने एक पर्टिकुलर एंगल डिसाइड कर लिया. मान लो वायलेट कहता है कि उसको डेविएट होना है बाय एन एंगल ऑफ 70. कितने से डेविएट होना है? 70 से. रेड कहता है कि उसको डेविएट होना है 30 डिग्री से, और बाकी सब कलर ने भी डिसाइड किया. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 2 एक्सट्रीम कलर्स, वायलेट एंड रेड. वायलेट ने क्या कहा है? 70 डिग्री. रेड ने क्या कहा है? 30 डिग्री. सो टेल मी ना क्लास, अभी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. बोलो जैसे ये वाइट लाइट अंदर एंटर करेगा, अब हर एक कलर को अलग अलग डेविएशन चाहिए. वायलेट को 70 चाहिए, रेड को 30 चाहिए. सो क्लास अब क्योंकि सबको डेविएशन अलग अलग चाहिए, सबको अलग अलग पाथ पे जाना है, सो वो सब साथ में जाएंगे कि दे विल स्प्लिट आउट. दे विल स्प्लिट आउट ना. अरे साथ में नहीं रहेगा ना. अगर उनको साथ में रहना है तो वायलेट रेड को कहेगा कि मुझे तो 70 डिग्री का डेविएशन चाहिए, तो चल मेरे साथ 70 डिग्री पे चल. बट ऐसा नहीं होगा ना. रेड क्या कहेगा? मुझे 30 चाहिए, तो वायलेट को कहेगा 30 पे चल. तो दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे क्या? नो. वायलेट सेज आई वांट 70, रेड सेज आई वांट 30. सो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? रेड और वायलेट डिसाइड कर लेगा ना,
वायलेट कहेगा मैं 70 डिग्री पे जाता हूँ, रेड कहेगा मैं 30 डिग्री पे जाता हूँ. वी विल गो ऑन अ सेपरेट पाथ, वी विल गो ऑन अ डिफरेंट पाथ. And if they are going on the different path, can I say they will split out, and when they will split out, we will be able to see 7 different colors on the screen. और इस तरीके से क्या होगा, डिस्पर्जन. और इस तरीके से क्या फॉर्म होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. सो क्यू के मीडियम में एंटर करने के बाद हर एक कलर को डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन चाहिए होता है. हर एक कलर को डेविएशन अलग अलग, मतलब पाथ अलग अलग ना, अलग अलग रास्ते पे जाना है. सो जैसे जैसे अलग अलग डेविएशन चाहिए होगा, सो एवरी कलर वांट्स अ डिफरेंट डेविएशन, एवरी कलर वांट्स अ डिफरेंट पाथ, एंड एज एवरी कलर विश इज डिफरेंट डिफरेंट, they will split out, they will go on their own path, and due to which they will form a pattern of 7 different colors, which will be called as the dispersion of light, and the pattern will be called as spectrum of light. समझ में आ रहा है क्लास? तो अगर मैं ये डायग्राम को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, सो ऐसा होगा ना कि जैसे ही ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हुआ, तो रेड ने कहा कि कम डेविएशन, तो रेड इतना डेविएट हुआ ऐसा, लाइक दिस. और हमने क्या कहा कि वायलेट का जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा, सो ऐसा, लाइक दिस, लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट वायलेट. अभी ब्लू से किया है पर वायलेट समझ नहीं का. हाँ. और ये कैसा है, ये रेड. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज, बोलो, सेकेंड सरफेस पे जब हिट कर रहा है तो वापस मीडियम चेंज कर रहा है ना, वो फंडामेंटल नहीं भूलने का, वापस मीडियम चेंज करेगा तो वापस क्या होगा, डेविएशन. वंस अगेन रेड का डेविएशन कम, वायलेट का डेविएशन ज़्यादा. सो यहाँ पे आके जब हिट करेगा ऐसा, तो ये ज़्यादा होगा ऐसा, लाइक दिस. और रेड का डेविएशन कैसा होगा, कम, सो लाइक दिस. समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी रेड, और यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी वायलेट. सो सबसे नीचे, इसीलिए ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है उसमें नीचे वाला कलर कौन सा होता है, वायलेट, और ऊपर वाला कलर कौन सा होता है, रेड. और बीच में क्या होगा, वेब ग्योर. अभी वो आप अपने कलर पेन वगैरह निकालना और दूसरे सब कलर्स बना लेना. मेरे पास 2 हैं, मैंने 2 कलर बना दिए भाई, दैट इज वेब ग्योर. सो क्लास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, वेब ग्योर. सो क्लास दिस विल बी कॉज ऑफ डिस्पर्जन. सो क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है, स्पीड अलग अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, डेविएशन अलग अलग, सो एवरी कलर विल फॉलो अ सेपरेट पाथ and a colored pattern will form, that is spectrum of light, Webb Gyur. So this is cause of dispersion. Now class, remember some points, हम उसको नोट की तरह लिखते हैं. फर्स्ट इज कि यहाँ पे जो ऑब्जर्व करो कि वाइट लाइट पहले सरफेस पे गया फिर दूसरे सरफेस पे गया, तो क्लास डेविएशन दोनों सरफेस पे हुआ. सो पहले सरफेस पे भी डेविएशन होगा, एंगल डेल्टा एंगल बनेगा, और दूसरे सरफेस से भी डेविएशन होगा, और मिलके टोटल डेविएशन आएगा. बट क्लास जो डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन स्प्लिटिंग, वो सिर्फ पहले सरफेस पे होगा. सो dispersion takes place only for first surface and deviation for both. Second is, next is, अभी इसके बाद हम क्या कहेंगे, प्रिज्म just helps for dispersion. Dispersion of light. So prism सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है, उसका एक्चुअल कॉज क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ. सो ये याद रखना है आपको. सो दिस इज टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्पर्जन ऑफ लाइट. इसके बाद
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको स्टार्ट करना दैट इज प्रिज्म फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास अभी हम स्टार्ट करते हैं विथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज प्रिज्म फॉर्मूला, डेरिवेशन बेस्ड ऑन प्रिज्म फॉर्मूला। और क्लास सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रिज्म फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं। नाउ क्लास इट इज यूज्ड टू फाइंड refractive index of different color in a particular medium. Refractive index of different colors इन अ पर्टिकुलर मीडियम। अभी हमने जब कॉज वगैरह स्टडी किया, हमने जब डिस्पर्शन ऑफ लाइट स्टडी किया, तो हमने क्या कहा कि हर एक कलर का इन अ पर्टिकुलर मीडियम अदर देन एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। एवरी कलर हैज़ अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ पर्टिकुलर मीडियम अदर देन एयर। एयर में सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, कोई भी एक मीडियम में अगर प्रिज्म का बात किया तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। सो वो हर एक कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, सो उसका अलग अलग वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर सो हम क्या यूज़ करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। सो इट इज़ यूज टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन अ पर्टिकुलर मीडियम। तो इससे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। सो क्लास अंडरस्टैंड करते हैं इसका डेरिवेशन क्या है, क्या होगा प्रिज्म फॉर्मूला, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द रे डायग्राम, और इसके साथ ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक प्रिज्म में एक पर्टिकुलर लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा। सो क्लास नाउ लेट अस कंसीडर अ प्रिज्म हियर, और ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगुलर सेक्शन। उसको फ्रंट से देख रहा हूँ ऐसा। लाइक दिस। सो मान लो इसको मैंने नाम दिया, दिस इज ABC, और बोलो प्रिज्म का ये जो एंगल होगा दिस इज A, जिसको हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल बिटवीन टू इंक्लाइंड सरफेस। अब क्लास हमने क्या कहा है कि हमको डिफरेंट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। सो मैं यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेता हूँ। आई विल कंसीडर मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होगा सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट है, सिंगल कलर वाला। सो मान लो जो भी कलर का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ पे इंसिडेंट करता हूँ। मान लो इफ आई टॉक अबाउट कि रेड कलर है, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है इन दिस पर्टिकुलर मीडियम। सो मैं यहाँ पे रेड कलर इंसिडेंट करता हूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर ऐसा। like this। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेट अस फाइंड आउट। अब क्लास ये क्या हुआ, दिस इज इंसिडेंट रे। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल की, सो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर सरफेस लाइक दिस। यहाँ पे ऐसा, ये सरफेस के लिए नॉर्मल होगा इस तरीके से। ये पर्टिकुलर सरफेस के लिए नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा लाइक दिस, ऐसा। अब क्लास बाहर वाला मीडियम कैसा है, इसको अगर मैंने एयर कंसिडर किया, दिस इज अ रेयर मीडियम, मीडियम 1। और अंदर वाला मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम, मीडियम 2। वन सेकेंड, यहाँ पे बाहर वाला जो होगा वो कैसा होगा, रेयर। नाउ क्लास दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्लास अगर मैं कंपेयर करूँ, बोलो ये रेयर मीडियम है, डेंसर है ना, ये ग्लास से बना हुआ प्रिज्म, दिस इज एयर, सो रेयर। सो क्लास क्या होगा, कैन आई से लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम।
लाइट जो है वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. सो टेल मी, ओरिजिनली ऐसे पास होना चाहिए, लाइक दिस. ओरिजिनली ऐसे पास होना चाहिए, बट अभी क्या होगा, एज इट इज चेंजिंग द मीडियम उसका डेविएशन होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा. और रेयर टू डेंसर में डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो क्लास यहाँ पे ये रहा नॉर्मल और ये रहा रे ऑफ लाइट. दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रे ऑफ लाइट. और अगर ये बेंड करता है टूवर्ड्स द नॉर्मल तो कहना ऐसा नीचे बेंड होगा, ऐसा ये ऐसा जा रहा है और वो ऐसे बेंड होगा. सो वो बेंड अभी जब टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है तो वो कैसे भी बेंड हो सकता है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, उसको सिर्फ टूवर्ड्स द नॉर्मल जाना है. सो कहना ऐसे देरा एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. वो थोड़ा बेंड हुआ और थोड़ा बेंड हुआ और थोड़ा बेंड हुआ. सो कितना भी बेंड हो सकता है. सो क्लास मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि जब वो बेंड हो रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल और जब वो नीचे बेंड हो रहा है तो वो इस तरीके से पास हो रहा है प्रिज्म में से कि इट इज गोइंग पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म. ये जो BC होगा क्या होगा, बेस ना. सो इट इज गोइंग पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म लाइक दिस. ऐसा ये बेस को पैरेलल जा रहा है. हमने n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में से टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने की, उसमें से एक पॉसिबिलिटी कंसिडर की है. ऐसा समझ में आ रहा है क्लास. तो यहाँ पे वो कैसे बेंड हुआ, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब क्लास जाके वो हिट करता है सेकेंड सरफेस पे, इट इज हिटिंग द सेकेंड सरफेस. सो बोलो क्या होगा अभी, बोले इसका नॉर्मल ऐसा होगा लाइक दिस, ये सरफेस का. ऐसा, दिस इज द नॉर्मल. सो क्लास अभी बोलो, जब ये सरफेस पे हिट करेगा वो सेकेंड सरफेस पे, सो कहना ऐसे जब ये सरफेस पे वो इंसिडेंट होता है तो कहना ऐसे वो अगेन मीडियम को चेंज कर रहा है ना. सो अगेन क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा, इट विल अगेन परफॉर्म डेविएशन. बट अब वो कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. कहां से कहां जा रहा है, डेंसर टू रेयर. सो बोलो अभी उसका बेंडिंग कैसे होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो क्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, दो तरीके से. पहले केस में द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर. सेकेंड केस में सेकेंड सरफेस के लिए द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर. फर्स्ट केस में टूवर्ड्स द नॉर्मल, सेकेंड केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो बोलो अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर कंसिडर किया तो बोलो ओरिजिनली ये कैसे पास होना चाहिए था, इस तरीके से लाइक दिस. सो ये नॉर्मल है, ये उसका ओरिजिनल पाथ है. सो बोलो अभी इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है तो किधर बेंड करेगा, इट विल गो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. बट ऑब्वियस ना, अगर उसको अवे जाना है सो इट विल गो डाउनवर्ड्स. सो अब वो बेंड करके इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस. सो अब ये ऐसा बेंड हो गया, लाइक दिस. ये इस तरीके से. सो ऐसे पास हो जाएगा. तो बोलो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे. इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इमर्जेंट रे. यस और नो, क्योंकि इमर्ज कर रहे हैं ऐसे बाहर. सो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे. सो बोलो ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये एंगल को हम क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस. सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. समझ में आ रहा है क्लास. नाउ क्लास अगर मैं ये वाले एंगल की बात करता हूं तो बोलो ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है. तो कहना ऐसे दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैं कंसीडर करूंगा एज R1. क्या कंसीडर करूंगा, R1. अब क्लास यहां पे ये सेकेंड सरफेस पे ये रे इंसिडेंट हुआ ऐसा और ये नॉर्मल है. तो कहना ऐसे सेकेंड सरफेस के लिए ये वाला जो रे है, दिस रे इज इंसिडेंट रे ना. तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड सरफेस. बट क्लास ये वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं यहां पे डिनोट कर रहा हूं R2 से. नॉर्मली हम क्या लेते हैं, वी कंसिडर एंगल ऑफ इंसिडेंस एज I1 I2. बट यहां पे मैंने क्या लिया, आई हैव टेकन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड सरफेस एज R2.
वो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन पर्पज है कि ये R2 हमने डेरिवेशन के लिए लिया है, वो डेरिवेशन जब करेंगे तो आपको समझेगा. सो दिस इज I, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज E, एंगल ऑफ इमर्जेंस. अब क्लास अगर मैं ये वाले पर्टिकुलर पाथ को एक्सटेंड करता हूं ऐसा, लाइक दिस, सो कैन आई से ये जो एंगल होगा, एंगल, ये कौन सा एंगल होगा, टेल मी, ये कौन सा एंगल होगा. कैन आई से दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन. देखो ना, ये ऐसे जा रहा था, उसका ओरिजिनल पाथ ऐसा है, बट कैन आई से वो इतने एंगल से बेंड हो गया ना, ऐसा ओरिजिनली ऐसे जा रहा था बट इतने एंगल से वो बेंड हो गया. सो ये मुझे क्या बता रहा है एंगल, कि कितने एंगल से बेंड हुआ है ना, कितने एंगल से डेविएट हुआ है. सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. सो ये हमको एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया. अब क्लास ये जो भी है इसको थोड़ा नेमिंग दे देता है. मान लो दिस इज P, ये पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. तो ये जो भी है PQRS, ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दिया है एज D, और ये वाले पॉइंट को यहाँ पे आई एम कंसिडरिंग इट एज E, ऐसा. सो दिस इज अ रे डायग्राम फॉर अ प्रिज्म. समझ में आ रहा है क्लास. सो दिस वे रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू प्रिज्म. शॉर्ट में एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दो डायग्राम को, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अच्छे से याद रखना कि ये प्रिज्म का हमने प्रिंसिपल सेक्शन लिया, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. बोलो, हमने प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करना है हमको, हम उसका रे डायग्राम बना रहे हैं. सो हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इन अ पर्टिकुलर मीडियम. सो हमने कौन सा कलर लिया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज रेड लाइट. हमने इंसिडेंट किया एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. फर्स्ट सरफेस के लिए दिस इज द नॉर्मल, एंड फॉर द फर्स्ट सरफेस द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. एयर से ग्लास में जा रहा है. सो किधर बेंड हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब जब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है तो कैसे भी बेंड हो सकता है, देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. मैंने उसमें से एक पॉसिबिलिटी ऐसा लिया है कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू बेंड. यहाँ पे जब बेंड हो रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट इज ऑलवेज गोइंग टू गो पैरेलल टू द बेस, ऐसा पॉसिबिलिटी लिया है मैंने. सो इट इज गोइंग पैरेलल टू द बेस. फिर सेकेंड सर्फेस पे इंसिडेंट किया, डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और जब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो एक इमर्जेंट रे मिलेगा. फिर हमने नेमिंग वगैरह किया है, सब सारे एंगल मार्क कर दिए. यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है जो MCQ में काम आता है, दैट इज कि प्रिज्म में जब भी रे बेंड करता है, इन अ प्रिज्म जब भी बेंडिंग होगा रे ऑफ लाइट का, रे ऑफ लाइट always bends towards the base in a prism. हमेशा प्रिज्म में जब भी लाइट बेंड होगा, इट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द बेस. देखो ना, फर्स्ट केस में भी ये तो ऐसे जा रहा था, बट ये जब बेंड हुआ तो किसकी तरफ गया, टूवर्ड्स द बेस. सेकेंड केस में भी जब रे ऑफ लाइट बेंड हुआ तो बोलो किधर बेंड हुआ, इट विल गो टूवर्ड्स द बेस. सो अगर मैं ऐसा करूं कि ये प्रिज्म को ऐसा उल्टा कर दिए और फिर इंसिडेंट किया ऐसा, तो आपको समझना है कि वो किधर जाएगा, टूवर्ड्स द बेस. तो उसका बेंडिंग ऐसा ही होगा, उसका बेंडिंग ऐसा ही होगा. सो दिख रहा है आपको, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द बेस. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज. तो MCQ में काम आता है ये पॉइंट. यू विल कम टू जब हम लोग MCQ करेंगे तभी, बट अभी के लिए याद रखो, रे ऑफ लाइट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द बेस इन अ प्रिज्म. ये रहा उसका एग्जाम्पल. समझ में आ रहा है क्लास. सो दिस इज रे डायग्राम फॉर अ प्रिज्म. नेक्स्ट क्लास अब हम बात करते हैं अबाउट द डेरिवेशन पार्ट. ये तो हमने रे डायग्राम कर लिया. नेक्स्ट इज विल स्टार्ट विद डेरिवेशन. नाउ क्लास बिफोर स्टार्टिंग विद द डेरिवेशन आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं. इसका जो डेरिवेशन है और इसके जो डेरिवेशन के स्टेप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके डेरिवेशन के जो स्टेप्स हो गए ना, वही स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी है, और वही स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम MCQ सॉल्व करते हैं.
सो जनरली ऐसा होता है कि जो भी आप डेरिवेशन स्टडी करते हो तो डेरिवेशन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका जो फॉर्मूला आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। पर यहाँ पे जो डेरिवेशन के स्टेप्स है प्लस द कंक्लूजन प्लस द फॉर्मूला बोथ आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए हर एक स्टेप को भी बराबर से ध्यान दे के समझना क्लास। ओके, तो चलो बात करते हैं अबाउट फर्स्ट स्टेप। अब क्लास इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम यहां पे देखना, सबसे पहले यहां पे आपको एक ट्राइंगल दिखाई देगा, दैट इज ई क्यू आर दिखाई दिया, अ ट्राइंगल ई क्यू आर। नो क्लास, अगर मैं बात करूं अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल की अगर मैं बात करता हूं, ये वाला एंगल की, सो ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा आई है, ये R1 है, तो ये क्या होगा I माइनस R1। बोलो ये वाला एंगल क्या होगा E माइनस R2। सो दिस इज I माइनस R1, दिस इज E माइनस R2। यस और नो क्लास? ये I, ये R1, ये उसका बचा हुआ एंगल, ये E, ये R2, ये उसका बचा हुआ एंगल। सो क्लास इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल EQR, so in triangle EQR, tell me, can I say delta, angle delta is exterior angle। एंगल डेल्टा कैसा है? एक्सटीरियर एंगल है। सो अगर ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है तो कैन आई से बाय एक्सटीरियर एंगल थियोरम ये जो एंगल डेल्टा होगा इट विल बी सम ऑफ दिस टू एंगल्स ना, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल। सो डेल्टा के ऑपोजिट कौन है? I माइनस R1, E माइनस R2। सो डेल्टा क्या होगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। सो डेल्टा विल बी I प्लस E, इसको मैंने अलग ले लिया, माइनस R1 प्लस R2। सो क्लास मेरा जो डेल्टा का वैल्यू आ रहा है दैट इज I प्लस E, ये रह जाता है I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ये पहला स्टेप हो गया मेरा। अभी आगे ध्यान देना, सेकेंड स्टेप में ऑब्जर्व करना अभी ये वाला ट्राइंगल QDR, और ये भी एक एंगल है। इन ट्राइंगल QDR अभी आप सबको पता है क्लास, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 ना। So angle QDR plus angle R1 plus angle R2 is 180। इसको मैं लेता हूँ पॉइंट नंबर 2, वैसे ही रखते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप। अब ट्राइंगल लुक एट क्लास, अभी लुक एट दिस AQDR। नाउ लुक एट दिस AQDR। Class AQDR is a cyclic quadrilateral। AQDR क्या है? AQDR is a cyclic quadrilateral। समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंडीशन ये होता है कि ये जो दो ऑपोजिट एंगल ये 90 होना चाहिए। तो देखो ना, ये जो सरफेस है ये उसको नॉर्मल है ना, तो ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90। तो बोलो कंडीशन सेटिस्फाइड। उसमें जो ऑपोजिट एंगल वो कैसे होना चाहिए 90, तो ये 90 है, ये 90 है। और पूरे क्वाड्रिलेटरल का मिला के जो एंगल होता है सम ऑफ ऑल एंगल वो होता है 360। सो क्लास ये है 90, ये है 90, तो बोलो कितना हो गया 180। तो कहना है इसे ये जो A है और ये जो एंगल QDR है ये मिल के रिमेनिंग कितना बनाना चाहिए 180। वन सेकेंड आई विल रिपीट, मैंने क्या बोला है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसके दो अपोजिट एंगल कैसे हैं 90, तो साइक्लिक बन जाता है। और अगर ये 90 है, ये 90 है तो 180 हो गया, पूरा मिलके 360 होना चाहिए। तो अगर ये 180 कंप्लीट कर रहा है तो ये और ये मिलके कितना होगा 180। सो कैन आई से एंगल A
प्लस एंगल क्यू डी आर इज 180 डिग्री। समझ में आ रहा है ये? सो ये ऐसा और ये ऐसा। एम आई क्लियर? तो बोलो अभी आगे क्या होगा? कैन आई से, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, इफ आई कंपेयर दिस 2 और 3 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो कैन आई से राइट हैंड साइड इज सेम ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा होगा? सेम। सो फ्रॉम 2 and 3 क्या मिलता है हमको? कैन आई से एंगल क्यू डी आर प्लस आर वन प्लस आर टू विल बी इक्वल टू ए प्लस एंगल ऑफ क्यू डी आर। ये तो गया, तो बोलो ए क्या आया? ए इज आर वन प्लस आर टू। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, समझ में आ रहा है क्लास? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब क्लास इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे। सो बोलो क्या मिलेगा हमें? कैन आई से जो डेल्टा होगा, डेल्टा इट विल बी आई प्लस ई माइनस ए। यस और नो? सो बोलो अभी आगे क्या होगा? कैन आई से ए प्लस डेल्टा विल बी आई प्लस ई। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे पहली चीज़ मिल गई हमको। और इसमें क्लास ये तो एक स्टेप बन ही गया, और इसमें क्लास एज यू कैन सी हमको डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला मिल जाता है, आई प्लस ई माइनस ए, जो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म। यस और नो? Are you getting my point? Now next is, अब क्लास ये तो हमारा स्टेप हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया डेरिवेशन का। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। पहले हमने क्या लिया? ट्रायंगल ई क्यू आर, क्यू डी आर, ए क्यू डी आर, साइक्लिक क्वाड्रेटर, सबको हमने सॉल्व किया, हमको एंगल ऑफ डेविएशन मिल चुका है। सो आई होप क्लास दिस मच पार्ट इज क्लियर विथ यू। नेक्स्ट इज क्लास, नाउ बाय दिस फॉर्मूला हमें कुछ रिलेशंस मिलते हैं, that is angle of a deviation depends upon, angle of a deviation depends upon, बोलो फॉर्मूला के हिसाब से कौन कौन दिखता है आपको? आई ई ए, आई ई ए। तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा? आई पे, ई पे और ए पे। सो इट विल डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, it will depend on E angle of emergence and it will depend on A angle of prism. बट क्लास अभी थोड़ा सोचेगा इसके ऊपर। A जो है A वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, बट क्लास कैन आई से फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिज्म, मैं जब ये डेरिवेशन कर रहा हूं तो मैंने एक ही प्रिज्म रखा है ना, मैं प्रिज्म को चेंज थोड़ी ना कर रहा हूं। आई एम नॉट चेंजिंग द प्रिज्म। सो कैन आई से फॉर दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिज्म दिस एंगल A इज अ कांस्टेंट ना, वो थोड़ी चेंज होगा, कम ज्यादा थोड़ी होगा, वैसे ही रहेगा वो तो। So what is A here? A is constant, ये constant है। So अभी अगर ये constant है तो कहना से इनडायरेक्टली इस पे से डिपेंडेंसी चला जाता है ना। हाँ, अगर ये चेंज होते रहता तो ये भी चेंज होता, बट ये तो कांस्टेंट है। तो अगर ये खुद कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे थोड़ी डिपेंड हो सकते हैं। यस और नो? सो हम क्या कहेंगे फिर, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो ए गया आउट ऑफ द पिक्चर। अभी कौन बचा? आई एन ई। बट क्लास कैन आई से ई जो है ई वो खुद आई पे डिपेंड करेगा ना। अरे बाबा, आप जैसे इसको यहां पे इंसिडेंस करोगे उसके हिसाब से ही एंगल ऑफ इमर्जेंस डिसाइड होगा ना। इफ यू विल चेंज दिस, दिस विल ऑल्सो चेंज, क्योंकि ये चेंज होगा तो वो जब अंदर जाएगा और बाहर आएगा वो भी तो चेंज होगा ना। सो कैन आई से एंगल ऑफ इमर्जेंस जो खुद है वो किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। यस और नो? सो कैन आई से क्लास, अगर ये इस पे डिपेंड कर रहा है और ये भी इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इफ आई से डेल्टा डिपेंड्स ऑन ई बट ई डिपेंड्स ऑन आई ना, सो इनडायरेक्टली डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे ना। और क्लास डेल्टा तो आई पे डिपेंड करता है, ये हमको दिखता ही है यहाँ पे। सो क्लास ए कांस्टेंट है, ई खुद आई पे डिपेंड करता है, तो डेल्टा भी आई पे डिपेंड करता है। तो बोलो बचा कौन? एक्चुअल में हर डिपेंडेंसी किस पे आ रहा है? आई पे ना।
सो क्लास हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस और नो. सो दिस विल बी आई. इस पे डिपेंडेंसी है, ये ऐसा है डिपेंडेंसी. एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज द वे. सो ये 3 पे फॉर्मूला के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, बट सब होल एंड सोल कौन बन जाता है, आई. तो यहाँ पे ऐसा रिलेशन आ जाता है हमको. समझ में आ रहा है? सो ये हमको यहाँ से रिजल्ट मिलता है. अभी इसी से हमको आगे प्रोसीड करना है. आई होप दिस मच इज क्लियर विथ यू. अब क्लास नेक्स्ट. अब क्योंकि हमको पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन आई, सो अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन आई एंड डेल्टा. हमको ये पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, बट कैसे डिपेंड करता है, क्या रिलेशन है, कैसे कम होगा, कैसे ज़्यादा होगा, क्या होगा, दिस वी डोंट नो. सो वी नीड टू स्टडी दिस. तो इसीलिए वो स्टडी करने के लिए हम आई और डेल्टा का ग्राफ बनाते हैं. सो क्लास अंडरस्टैंड करना, अब ये ग्राफ कैसा होगा. अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. सो क्लास मान लो मैं एक्स और वाई एक्सिस लेता हूं ऐसा, और ये जो है दिस इज एंगल ऑफ, ये क्या होगा, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन. ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ मैं. अब क्लास अंडरस्टैंड करने का, क्लास यहाँ पे ये जो ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं, दिस ग्राफ इज an experimentally observed graph. This graph will be plotted experimentally. मतलब ये कोई थियोरिटिकल ग्राफ नहीं है, कुछ फॉर्मूला वगैरह से नहीं बना है. ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है. एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मतलब क्या, कि ये लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा गया ग्राफ है. मतलब हम जो कुछ भी इसमें प्लॉट करने वाले हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला वगैरह से प्लॉट करेगी. फॉर्मूला के हिसाब से, ऐसे आप बहुत सारे जब ग्राफ बनाते हो, यू गो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कि स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा आएगा, कर्व आएगा, सो यू सी द रिलेशन ना. बट हम रिलेशन नहीं देख रहे यहाँ पे. ये एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड ग्राफ होगा. इसका मतलब क्या है कि हम ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, हम ऐसा आई और डेल्टा के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, और होगा क्या, हम लोग बार बार एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू चेंज करते रहेंगे. सो बार बार यहाँ पे एंगल जो डेल्टा है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, वो चेंज होता रहेगा. और ऐसे हम लोग n नंबर ऑफ वैल्यूज देंगे आई के, n नंबर ऑफ वैल्यूज देंगे डेल्टा के, और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे प्लॉट करेंगे. और जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो हमको रिलेशन समझ में आएगा. सो सर कर्व कैसे आने वाला है, क्या आने वाला है, वो सब कैसे एक्सपेरिमेंटली. अगर आपको खुद को करना तो आपको लैब में जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा. But understand this, it is going to be an experimentally observed graph. We will take some values of I, and according to that values of I, we will perform the experiment. और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो I के हिसाब से हमको कुछ डेल्टा के वैल्यूज मिलेंगे, और वो I के और डेल्टा के वैल्यूज के हिसाब से विल प्लॉट द ग्राफ एंड विल गेट द रिलेशन. अब क्लास जब ये एक्सपेरिमेंटली हम करते हैं, सो हमको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, लाइक दिस. द ग्राफ इज लाइक दिस. ऐसा कुछ ग्राफ आएगा. ऐसा ग्राफ आता है लाइक दिस. अभी सर ये कौन से रिलेशन से आया, तो फिर से बोल रहा हूँ, रिलेशन से नहीं आ रहा है, लैब में आया है. तुमको लाना है ग्राफ, तो जाओ लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और ग्राफ लेके आओ. बट इट इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ग्राफ. कुछ वैल्यूज दिया आई का, कुछ वैल्यूज दिया डेल्टा का, और प्लॉट किया. सो ग्राफ ऐसा मिलता है हमको. समझ में आ रहा है? अब अंडरस्टैंड करना है कि ये ग्राफ से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, व्हाट रिलेशन डू वी गेट बिटवीन आई एंड डेल्टा. सो क्लास अंडरस्टैंड करना, इनिशियली क्या हो रहा है. इनिशियली जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, इनिशियली व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज हैपनिंग,
एंगल ऑफ डेविएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ना, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होते जाएगा। यस और नो? ये मान लो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज डेल्टा मैक्सिमम। फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना स्टार्ट किया और जब बढ़ाना स्टार्ट किया तो एंगल डेल्टा जो है वो कम होने लगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं एंगल आई को बढ़ाते होऊंगा तो कहना ऐसे एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, किसका? आई का, जिसके लिए डेल्टा कैसा हो जाएगा? डेल्टा विल बिकम मिनिमम। सो मेरा स्टेटमेंट देखो क्या होगा, इनिशियली व्हेन आई इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। फिर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, मैं बढ़ाते जा रहा हूं आई को, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जिसके लिए डेल्टा विल बी मिनिमम, दैट इज डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने लग जाऊंगा, वंस अगेन एंगल ऑफ डेविएशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग। यस और नो? वंस अगेन लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में, इनिशियली एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, at a particular angle of incidence delta becomes minimum. After that, as angle of incidence increases angle of deviation increases. This is observed, this is obtained experimentally. I hope I am clear with this. अब क्लास नेक्स्ट पॉइंट इज, मान लो क्लास यहां पे मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि मान लो मैंने ये वैल्यू लिया डेल्टा का, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया ऐसा, और मान लो ये जो वैल्यू है ना ऐसा 30 है, मैं कोई भी एक रैंडम फिगर ले रहा हूँ कि दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज 30। सो क्लास अगर मैं इसको प्लॉट करूँ यहाँ पे ऐसा लाइक दिस, सो कहना ऐसे ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट इज, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ उसको ऐसा, एक्सटेंड करता हूँ उसको, तो बोलो फिर से डेल्टा 30 है ना यहाँ पे, तो कहना ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से आएगा ना। यस और नो क्लास? सेम अगर मैं यहाँ का वैल्यू लेता हूँ ऐसा, यहाँ पे कहीं पे मान लो यहाँ पे डेल्टा है 20, सो क्लास अगर यहाँ पे प्लॉट करता हूँ ऐसा, तो कहना ऐसे 20 का वैल्यू आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो इसको ले लिया मैंने I3। अब क्लास इसको और आगे लेके गया ऐसा, सो बोलो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, I4। सो क्लास इससे क्या समझ में आ रहा है कि फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेल्टा, फॉर वन particular value of delta there are two values of angle of incidence. For one particular value of delta there are two particular values of angle of incidence. देखो 30 के लिए दो वैल्यू है, 20 के लिए दो वैल्यू है, so for one particular value of delta there are two values of angle of incidence. बट सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू है एंगल ऑफ डेविएशन का जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू सिर्फ एक है। सिर्फ एक ही वैल्यू है डेल्टा का जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का सिर्फ एक ही वैल्यू है, और वो कौन सा डेल्टा है, डेल्टा मिनिमम। सो क्लास मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम only one value of angle of incidence। कितना वैल्यू है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। सो बाकी सब डेल्टा के लिए दो वैल्यूज आएगा, सिर्फ डेल्टा मिनिमम के लिए एक वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है क्लास? नाउ क्लास ये डायग्राम में अगर ये जो हमने रे डायग्राम बनाया, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। हमने क्या बोला है कि फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ क्लास जब मैंने ये रे डायग्राम बनाया और जब यहाँ पे ऐसा डेविएशन वगैरह हो रहा है
प्रिज्म में, तो मुझे ये चाहिए कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन आए वो मिनिमम आए, एंगल ऑफ डेविएशन मस्ट बी मिनिमम। तो देखो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, कहना है अगर डेल्टा मिनिमम चाहिए तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही वैल्यू है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो देखते हैं वो एक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का पॉसिबिलिटी कब जनरेट होगा। नाउ क्लास कैन आई से कि जब ये इंसिडेंट रे जा रहा है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्लास जब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है, सो क्लास कहना है इसे वो टूवर्ड्स द नॉर्मल तो कैसे भी बेंड हो सकता है ना, ऐसा मतलब ऐसे भी बेंड हो सकता है, वो ऐसे भी बेंड हो सकता है, वो ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, नॉर्मल ये है। सो इट कैन बेंड लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, कैसे भी बेंड हो सकता है वो। सो क्लास जब टूवर्ड्स द नॉर्मल जाना है, जब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग करना है, तो देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लाइक दिस कि अगर ये नॉर्मल है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, अगर ये नॉर्मल है और अगर ये रे ऑफ लाइट है ऐसा, सो वो ऐसे भी बेंड हो सकता था, ये भी टूवर्ड्स द नॉर्मल है, वो ऐसे भी बेंड हो सकता है, ये भी टूवर्ड्स द नॉर्मल है, ऐसे भी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे भी टूवर्ड्स द नॉर्मल, सब टूवर्ड्स द नॉर्मल ही है ना। सो देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट क्लास कैन आई से आउट ऑफ दिस n number of possibility there is only one possibility ना, कि जब वो कैसा रह सकता है, parallel to the base। out of this n number of possibilities there is only one possibility ना, where this particular ray which is bending towards the normal is parallel to the base। और क्लास कहना है इसे अगर ये parallel to the base होने के लिए एक ही possibility है, सो क्लास कहना है उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी एक ही होगा ना, यस और नो क्लास। जो ये पैरेलल टू द बेस होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी ना, कि एक ही तरीके से वो पैरेलल टू द बेस हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो कहना है अगर वो पैरेलल टू द बेस हो रहा है तो उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी एक ही होगा ना। सो कहना है अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही है, सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो बोलो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए होता है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो अभी कंपेयर करो ना, डेल्टा मिनिमम के लिए भी एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, पैरेलल टू द बेस होने के लिए भी एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो क्लास कहना है आई कैन कंपेयर देम, मतलब अगर मुझे यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम चाहिए तो जो रे ऑफ लाइट है इट मस्ट पास पैरेलल टू द बेस इनसाइड द प्रिज्म थ्रू द प्रिज्म। The ray of light must pass parallel to the base of prism for delta equal to delta minimum। So अभी कंडीशन समझना, for delta equal to delta minimum, very important point, ray of light must pass parallel to the base of prism, yes or no। so this will be condition for delta equal to delta minimum। so class once again मैं रिपीट कर दूँ, थोड़ा सा एक important point है। मैंने क्या कहा कि we want delta to be equal to delta minimum। now when the light is entering from rarer to denser, it is going to bend towards the normal। so for bending towards the normal there are n number of possibilities, ये first है, second है, third है, fourth है, ऐसे बहुत n number of possibilities होगा। but out of this n number of possibilities can I say there is only one possibility ना, एक single possibility है जहाँ पे वो बेस को पैरेलल है। पैरेलल तो एक ही तरीके से हो सकता है ऐसा, यस और नो, समझ में आ रहा है। ये पैरेलल हो सकता है ऐसा, दिस कैन नॉट बी पैरेलल ऐसा, ये ही सिर्फ पैरेलल है, ये भी पैरेलल नहीं है, ये ही सिर्फ पैरेलल है, एग्जैक्टली पैरेलल, समझ में आ रहा है। सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी वेयर इट कैन बी पैरेलल, यस और नो, कि वो पैरेलल हो सकता है। किसको पैरेलल, इट कैन बी पैरेलल टू द बेस, यस और नो। सो अगर एक ही पॉसिबिलिटी है बेस को पैरेलल होने का, तो कहना है उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी एक ही होगा। डेल्टा मिनिमम के लिए भी एक ही आई चाहिए, यहाँ पे पैरेलल टू द बेस होने के लिए भी एक ही आई चाहिए। सो दोनों के लिए सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिक्वायर्ड। तो कहना है इफ आई कंपेयर, सो अगर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम चाहिए तो रे ऑफ लाइट कैसे पास होना चाहिए, पैरेलल टू द बेस। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट।
आई होप दिस इज क्लियर विथ यू, यस और नो। अब क्लास अंडरस्टैंड करना कि हमने तो अभी ऐसा कहा है कि यहाँ पे जो डेल्टा है वो डेल्टा मिनिमम के इक्वल है, यर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो कैन आई से दिस रे ऑफ लाइट इज पासिंग पैरेलल टू द बेस, सो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है बेस को। सो क्लास अभी देखो क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल टू द बेस है और ये एक ही तरीके से जा सकता है पैरेलल, सो नाउ दिस लाइट कैन फॉलो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या फॉलो कर सकता है ये? अरे बाबा पैरेलल टू द बेस एक ही तरीके से जा सकता है ना, ओनली वन वे, एक ही है, एक ही पॉसिबिलिटी है। सो इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड इट इज पासिंग पैरेलल टू द बेस, सो अब वो क्या फॉलो करेगा, इट विल फॉलो, और लाइट क्या फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ना। तो कहना ऐसे जो पाथ से वो आ सकता है वही पाथ से वो जा सकता है। सो अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट करूँ तो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और अगर यहाँ से इंसिडेंट करूँ तो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, बट द पाथ विल बी सेम। और अगर पाथ सेम है सो कैन आई से यहाँ पे अब ये जो एंगल होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस विल बी सेम। ये कैसा हो जाएगा, सेम। सो आई विल बी इक्वल टू ई। हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। 1 सेकंड में बोल देता हूँ, ये आया यहाँ से गया, यहाँ से गया, जब डेल्टा इक्वल डेल्टा मिनिमम है सो पैरेलल टू द बेस है, यहाँ आया, यहाँ से ऐसा गया, ऐसा गया। अब मैं यहाँ से भी इंसिडेंट करा तो सेम चीज़ हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो अब जब यहाँ से इंसिडेंट किया तो ये आई है, यहाँ से इंसिडेंट किया तो ये आई है, सो ये दोनों कैसा हो गया, सेम, दे बोथ आर सेम। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, ये हमेशा होने ही वाला है और ये होता ही है, ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम आता है तो आई किसके इक्वल हो जाता है, ई के। ये होता ही है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। समझ में सर कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ लैब में किया हुआ है। आई विल बी इक्वल टू डेल्टा इक्वल डेल्टा मिनिमम आया, इफ यू मेजर आई एन ई एक्सपेरिमेंटली, दे बोथ आर गोइंग टू बी सेम बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जो पाथ से आ रहा है वही पाथ से जा रहा है। समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास ये दोनों एंगल तो सेम है, बोलो ये पैरेलल जा रहा है ऐसा। अब क्लास ये दोनों एंगल को देखो, R1 एंड R2, आई एम टॉकिंग अबाउट R1 एंड R2, ये दोनों भी सेम आएगा। क्लास मान लो मोस्टली हम जो प्रिज्म यूज़ करते हैं, वही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मोस्टली हम जो प्रिज्म यूज़ करते हैं वो एक इक्विलेटरल प्रिज्म होता है। एक्सपेरिमेंटली भी हम इक्विलेटरल प्रिज्म को यूज़ करते हैं। सो अगर ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, सेम। तो कहना ऐसे ये एंगल और ये एंगल भी कैसा होगा, सेम ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, यस और नो। तो अगर ये एंगल, बोलो ये 90 है, दिस इज 90, पूरा 90 है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो कहना ऐसे ये एंगल और ये एंगल जो होगा ये भी कैसे होने वाला है, सेम होने वाला है। अरे यस और नो। सो दिस बोथ R1 एंड R2 आर गोइंग टू बी सेम। 1 सेकेंड आई विल से, बोलो ये दोनों, अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल लूँ कि मोस्टली इन प्रैक्टिकल we use equilateral prism, so if this is 60, this is 60, this both angle are same, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होने वाला है। तो अगर ये 90 है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल भी कैसा होगा, सेम। सो R1 विल बी इक्वल टू R2, क्योंकि वो पैरेलल जा रहा है तब ये पॉसिबल हो पा रहा है। सो R1 विल बी इक्वल टू R2, बोलो दोनों का वैल्यू सेम है, तो मान लो मैं उसको R बुला रहा हूँ, इसको R1 या R बोलूँ, R2 या R बोलूँ, इट इज वन एंड द सेम, बोथ आर सेम। सो ये हमको कंडीशन मिलता है। समझ में आ रहा है क्लास? नेक्स्ट इज क्लास, अब मान लो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर स्टेप, तो बोलो अभी क्या होगा, कैन आई से a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। सो कैन आई से a प्लस, अभी डेल्टा किसके इक्वल है, डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू वॉट, आई। कैन आई से ई की यहाँ पे आई, तो डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, 2i माइनस a। दिस विल बी मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, ये होगा मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, डेल्टा मिनिमम इज 2i माइनस a। समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। ये याद रखना है आपको कि ये जो मैंने कंडीशन बोला है
ये सिर्फ कब पॉसिबल हो पाता है, जब ये होगा डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। क्योंकि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम है तो ये पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल जाएगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो करेगा। यहाँ से भी आ सकता है सेम रिजल्ट, यहाँ से जाएगा सेम रिजल्ट, आई विल बी इक्वल टू ई। और क्योंकि आई इक्वल टू ई है तो ज्योमेट्रिकली R1 विल बी इक्वल टू R2 विच विल बी इक्वल टू R। और अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आएगा ओनली डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, फॉलो दिस कंडीशन। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर MCQ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने किया है यहाँ पे देख लेना, हर जगह पे MCQ में कंडीशन काम आने वाला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इज, अब ये डेल्टा मिनिमम मिल गया मुझे। नेक्स्ट क्लास, अब मान लो इसी से मैं आई का वैल्यू निकाल लेता हूँ। आई, टेल मी व्हाट विल बी आई, कहना से ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो मुझे आई का वैल्यू मिल गया। बोलो, हमको पता था ना, हमने एक स्टेप लिखा था, आप देख भी सकते हो, आपने लिखा होगा तो। हमने एक स्टेप लिखा था कि जो A होता है A वो होता है R1 प्लस R2, बट कहना है इसे दोनों R होगा, सो R प्लस R, सो कहना है इसे A विल बी इक्वल टू 2R, सो कहना है इसे R विल बी इक्वल टू A बाई 2, यस और नो? सो ये I मिल गया, ये R मिल गया। अरे हमारा एजेंडा क्या था, हमको क्या फाइंड आउट करना है? वी वांट टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कहना है इसे, हमको फॉर्मूला पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ आई फॉलो स्नेल्स लॉ, सो बाय स्नेल्स लॉ μ2 बाय μ1 इज साइन आई बाय साइन आर। बोलो बाहर का मीडियम कौन सा है? एयर। मैंने बोला एयर, तो फर्स्ट मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? μ1, इसका क्या होगा? μ2। सो कहना इसे, अगर वो एयर है तो μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, और μ2 को मैं बोल सकता हूँ म्यू। सो यस और नो क्लास? तो अभी ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट, कैन आई से, दिस विल बी म्यू इज इक्वल टू, बोलो साइन, बोलो व्हाट इज आई, ए प्लस डेल्टा एम, दैट इज डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2, यस और नो? सो क्लास दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। सो क्लास इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट एंड दिस पर्टिकुलर मीडियम। सो ये है उसका फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिज्म फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्लास? सो इस तरीके से वी डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। एक बार लास्ट में और एक बार जो यहाँ से हमने किया है ग्राफ से, वो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। इन द ग्राफ हमने क्या बोला? एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। So if I plot a graph and if I compare angle of deviation and angle of incidence, I come to know कि experimentally it is observed that कि ऐसा कर्व आएगा, and according to this curve what do we come to know कि यहाँ पे जैसे जैसे angle of incidence बढ़ता है, initially angle of deviation decreases at a particular angle I, we get delta minimum, then after delta minimum the graph will again increase, the curve will be इंक्रीजिंग कर्व, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते आएगा एंगल ऑफ डेविएशन अगेन विल इंक्रीज। फिर उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल्टा देर आर 2 वैल्यूज ऑफ आई, बट फॉर ओनली डेल्टा मिनिमम देर इज़ 1 वैल्यू ऑफ आई। और अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम चाहिए, सो व्हाट विल बी द कंडीशन? कंडीशन विल बी रे ऑफ लाइट मस्ट बी पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, क्योंकि आउट ऑफ n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल देर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी वेर इट कैन बी पैरेलल. So there will be only one angle of incidence where it will be parallel, and when delta will be equal to delta minimum. And if I apply the condition, what do I get? It follows principle of reversibility. So from year to year or year to year, it will be same. So experimentally, I will be equal to E. And if I equal to E, geometrically, R1 will be equal to R2. That is, say, we can call it as R. And when I substitute, I get delta minimum value, which is 2i minus A. And if I find out I, it will be A plus delta minimum by 2. And by substituting R1 equal to R2 is equal to R, I will get R, which will be A by 2. And last में, if I use Snell's law, and if I substitute the value of I and R, I will get a refractive index, which is sin I upon sin R.
on substituting the value, mu will be sine of a plus delta minimum by 2 upon sine of a by 2. So I hope class जो भी हमने प्रिज्म फॉर्मूला में किया है, it is all clear with you.